ऑल स्टूडेंट आरडीएम इंटर कॉलेज की तरफ से मैं वीरेंद्र कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको अध्याय फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो रिलीज कर चुका हूं। आज पार्ट थर्ड में अलैंगिक जनन मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। आज उसका एक बार रिविजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था जो अलैंगिक जनन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनक की भागीदारी होती है। किसकी? एक जनक की भागीदारी होती है। और उसके साथ साथ जब एक ही जनक भाग लेता है तो वो एक जनक क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, नए जनक की उत्पत्ति करता है। फिर एक बात इसमें ये होती है कि ये क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा नए संतति की निर्माण होती है। फिर आप एक बात सुने होंगे, जब अलैंगिक जनन होता है तो इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होता नहीं, तो ना तो इसमें युग्मक बनता है और ना वो युग्मक का संलयन होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं युग्मक एवं युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। कभी क्या आपने सुना है कि जो अलैंगिक जनन होता है या एक जनक की जो भागीदारी होती है उसमें क्या होता है, आपने कभी उसमें सुना ही नहीं होगा कि गैमेट्स जो अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक और युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। फिर आप अगला पॉइंट देखिए, हमने बताया था कि जो इसमें अलैंगिक जनन होता है एक ही जनक से क्या करता है, नए संतति का निर्माण होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो फिर ये क्या होता है, जो जनक होता है उससे जो नए संतति का निर्माण होता है ना, वो अपने जनक के बिल्कुल आनुवंशिकी और आकारकी रूप में समान होता है। जब आनुवंशिकी और आकारकी रूप में समान होता है, समसूत्री विभाजन होता है, युग्मक संलयन युग्मक अनुपस्थित होता है, तो फिर क्या होता है कि उससे वेरिएशन नहीं आती, उसमें विभिन्नता नहीं आती। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि विभिन्नताओं का अभाव होता है। ठीक, विभिन्नताओं का अभाव होता है। इतनी बातें आप अब जब एक ही जनक के द्वारा हो रहा है, समसूत्री विभाजन आनुवंशिकी एवं आकारकी रूप से समान हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आनुवंशिकी रूप से भी वो क्या है, अपने पेरेंट्स के समान है, उसके आकार की मॉर्फोलॉजी मतलब होता है समान संरचना में, तो वो क्या होता है, तो हमने बताया था एक शब्द यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन। उसका मतलब होता है अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं क्लोन। क्या? क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल टू कॉपी। ठीक, इतनी बात हमने बताई थी। अब आपको ले चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन का फिर उसमें आपको बताया था कि जो अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है, उनके आनुवंशिकी संरचना आकारकी के आधार पर, वास स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। दो प्रकार बताया था। अब आपको पढ़ना है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें आपको इसलिए बताया जाता है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो सरल संरचना वाले जीवों में, किसमें? अलैंगिक जनन जो होता है वो सरल संरचना वाले जीवों एवं एक कोशिकी पादपों के साथ साथ, सुनिए, सरल संरचना वाले जीवों में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ एक कोशिकी पादपों में पाया जाता है अलैंगिक जनन। लेकिन कुछ क्या होता है कि बहुकोशिकी पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं एक कोशिकी पादपों एवं बहुकोशिकी पादपों में भी अलैंगिक जनन कायिक वर्धन के द्वारा प्रोडक्शन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला मुकुलन विखंडन, आपने सुना होगा विखंडन, मुकुलन,
बीजाणु निर्माण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विखंडन को कहते हैं फीजन, मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, बीजाणु निर्माण को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, कलिका निर्माण जैम्यूल फॉर्मेशन, जैम्यूल निर्माण या आंतरिक कलिका निर्माण तथा कायिक प्रवर्धन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला होता है विखंडन, जिसे कहते हैं फीजन, दूसरा मुकुलन, जैसे कम मिलत जुलत रहे तैयार रहती है। बड़ा शासन बहुत ढेर बहुत राहत हो गया देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार हमने पढ़ा रहे थे। अलैंगिक जनन प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला विखंडन होता है, दूसरा मुकुलन होता है, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन या जिसे हम कहते हैं बीजाणु निर्माण, चौथा कलिका निर्माण या आप उसे कह सकते हैं जैम्यूल या आंतरिक कलिका, जैम्यूल को हम कह सकते हैं या आंतरिक कलिका निर्माण विधि। फिर होता है कायिक प्रवर्धन। जो विखंडन होता है इसमें क्या होता है, एक ही जनक। जो विखंडन होता है, मान लीजिए विखंडन में जो कोशिका होती है, जनक होता है, उसका शरीर एक से दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। यह पाया जाता है प्रोटोजोवन में। आपने प्रोटोजोआ संघ पढ़ा होगा, तो प्रोटोजोआ में अमीबा को पढ़ा जाता है, यूग्लिना को पढ़ा जाता है, पैरामीशियम को पढ़ा जाता है, इत्यादि पढ़ा जाता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है वो क्या होता है, एक से अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो एक से प्रतिकूल, अभी आपको बता दे रहे हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो अमीबा एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, और वो जब जितने भागों में विभाजित होता है उससे क्या होता है, नए संतति का निर्माण कर लेता है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में आने पर जो विखंडन होता है, विखंडन विधि में अमीबा एक से दो भागों में विभाजित हो जाता है और नए संतति का निर्माण करता है। लेकिन इस विखंडन में सबसे पहले क्या होता है, विखंडन में एक संतति दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। उसके बाद किसका होता है, कोशिका विभाजन। आपको जब पढ़ाएंगे वहां हम अमीबा के बारे में बताने लगेंगे। अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक है। समझते हैं विखंडन के बारे में। इसकी पहली परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। विखंडन में एक जनक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, और दो भागों में विभाजित होने के बाद जब संतति का निर्माण करती है, उसमें फिर क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, आफ्टर दैट, या फिर उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है का मतलब एक केंद्रक एक से दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक केंद्रक अगले वाले पार्ट में चला जाता है, एक दूसरे वाले भाग में। उसके बाद क्या हो जाता है, जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो फिर किसका विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, कोशिका द्रव्य से कहीं से, मान लीजिए ये अमीबा, ये आपको जनक अमीबा दिखाई दे रहा है, उसका एक केंद्रक है, इसको विभाजन होना है फिजन के द्वारा।
विखंडन के द्वारा ये विभाजित होगा तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये केंद्रक विभाजन होगा। क्या? सबसे पहले इस केंद्रक का विभाजन होगा। ये देखिए केंद्रक का विभाजन शुरू हो गया। फिर इसी में आपको समझा रहे हैं, जब ये केंद्रक क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये देखिए एक भाग टूटकर इधर आ जाता है, एक भाग इधर। जब केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है तो यहाँ एक छोटे से भाग में हम आपको और समझा दे रहे हैं। ये देखिए केंद्रक का विभाजन हो गया। अब जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है। मान लीजिए इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो विभाजन होने लगता है। तो किसी एक जगह से क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होने लगती है। तो मान लीजिए ये कोशिका, देखिए यहाँ से कोशिका ऐसे खांच बनाने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है, आगे बढ़ी, फिर एक समय ऐसा आता है ये दोनों कोशिका द्रव्य आपस में जाकर के एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि ये कोशिका द्रव्य जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक भाग अलग हो जाता है, दूसरा भाग अलग हो जाता है और दोनों क्या करते हैं, नए संतति का निर्माण। ये अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा, फिर ये दूसरे नए जीव का निर्माण करेगा। अब देखिए क्या होता है, विखंडन दो प्रकार से होता है। विखंडन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसे कहते हैं द्विविभाजन, और एक होता है जिसे कहते हैं बहुविखंडन। जिसे कहते हैं बहुविखंडन ना होगा कि बाइनरी फिजन कैसे होता है और मल्टीपल फिजन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बाइनरी फिजन में। देखिए जो अलैंगिक जनन का प्रकार था उसमें हम आपको कई प्रकार बताए, फिर हम आपको लेकर चले हैं विखंडन। तो एक बार फिर से विखंडन के बारे में समझ लीजिए। सभी एक कोशिका, सभी अलैंगिक जनन का जो विभाजन होता है वो एक कोशिका, सभी अलैंगिक जनन प्रजनन का आधार कोशिका विभाजन होता है। जितना भी अलैंगिक जनन होता है सभी अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के आधार पर विखंडन दो प्रकार का होता है, एक बाइनरी, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को द्विविभाजन कहते हैं, मल्टीपल फिजन को बहुविखंडन कहते हैं। आपको हम समझाते हैं बाइनरी फिजन में। हमने आप बाइनरी फिजन की बात सुन लीजिए। इसमें होता क्या है कि एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है और फिर नए जीव की उत्पत्ति करता है। उसके जैसे ही नए जीव की उत्पत्ति करता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका द्रव्य का विभाजन होता है। और यह जो बाइनरी फिजन होता है यह प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। किसमें? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ संघ के एनिमल्स हैं। इसलिए आप एक बार फिर से सुन लीजिए, बाइनरी फिजन द्विविभाजन, इसमें एक जनक दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और विभाजित होने के बाद नए संतति का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। एक केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभाजित होकर के नए संतति का निर्माण करता है। आपको चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं।
ये बाइनरी फिजन की परिभाषा है कि एक जनक दो भागों में विभाजित होकर के नए संतति कोशिका का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक एक से दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये बाइनरी फिजन या द्विविभाजन प्रोटोजोवन जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि में पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। देखिए बाइनरी फिजन में भी कई जो बाइनरी फिजन होता है, द्विविभाजन होता है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। उसको अभी हम आपको आगे समझाते हैं। आपने अमीबा देखा होगा, उसका जो साइज होता है, आकार होता है, वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, अनियमित प्रकार का होता है। इसलिए जो अमीबा में विभाजन होता है, बाइनरी फिजन द्विविभाजन होता है, वो अनियमित प्रकार से पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है जो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है वो इरेगुलर बाइनरी फिजन, अनियमित द्विविभाजन होता है। और फिर आपने पैरामीशियम जो बताया है उसमें आपने देखा होगा ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है। क्या उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम होता क्या है कि ये उसका केंद्रक है। सबसे पहले हमने बताया कि केंद्रक का विभाजन होता है। तो ये केंद्रक क्या करता है कि विभाजन होने के लिए तैयार होता है। फिर क्या होता है कि दो भागों में जब विभाजन होता है तो ये क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसलिए इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है अमीबा में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। जो आपको अमीबा दिखाई देता है, हमने दिखाया कि ये क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। इसलिए जब इसका केंद्रक डिवाइड करता है तो ये कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये मध्य से ही हो या कहीं से भी हो सकता है। ये इसका आकार अनियमित होता है, इसलिए इसे इरेगुलर बाइनरी फिजन कहा जाता है। आपने यूग्लिना देखा होगा, तो यूग्लिना होता क्या है, तो जो यूग्लिना में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या यूग्लिना में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो जिसे कहते हैं बड़ा न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जब क्या होता है डिवीजन होता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि दो होगा, अगर ट्रांसवर्स होगा तो एक ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दूसरे का हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल होता है तो ये क्या करता है, दोनों न्यूक्लियस विभाजन होकर के दो नए संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अमीबा होता है उसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन यानी अनियमित द्विविभाजन पाया जाता है। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य द्विविभाजन पाया जाता है। इतना आप लोग देखिए। अभी आपको हमने बाइनरी फिजन बता दिया, अब मल्टीपल फिजन की बात होती है। यहाँ बाइनरी फिजन में मैंने बताया था कि एक जनक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित होकर नए संतति का। मल्टीपल फिजन जैसा नाम से दिख रहा है, बहुविखंडन, यानी कि इसका जो केंद्रक होता है एक से अधिक बार विभाजित होता है और इसका जो जनक होता है एक से अधिक भागों में विभाजित होकर के क्या करता है, नए संतति का निर्माण करता है। तो आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, एक जनक कोशिका एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक कोशिका एक नए संतति कोशिका का निर्माण करती है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जनक कोशिका एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका एक नए संतत कोशिका का निर्माण करता है। जैसे आप अब इसमें ये आपको जानना होगा कि सर ये कैसा हुआ कि आपने अभी बताया इसमें अमीबा, प्रोटोजोवन,
होता यह है कि ये भी तो प्रोटोजोवन में ही पाया जाता है। जो मल्टीपल फिजन होता है ये भी प्रोटोजोवन में होता है। आपने जैसे प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, मलेरिया जानते ही होंगे आप। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम का जो केंद्रक होता है ना, प्लाज्मोडियम का केंद्रक एक से अधिक, या आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम का केंद्रक कई बार विभाजित होकर नए केंद्रक का निर्माण करता है। देखिए यहां आपको समझा देते हैं, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, इसका ये क्या है, केंद्रक है। ये प्लाज्मोडियम केंद्रक जैसे ही होस्ट सेल में पहुंचता है, आपने मलेरिया सुना होगा, उसका जो लार्वा होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। जैसे ही क्या होता है, होस्ट सेल में पहुंचता है, होस्ट सेल में जाने के बाद ये केंद्रक क्या होता है, डिवाइड करता है। फिर ये केंद्रक जब डिवाइड करता है तो फिर क्या करता है, अब ये डिवाइड करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा, 4 बने। अब फिर ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, 8 बनेंगे, फिर डिवाइड होंगे। ऐसे क्या होता है, ये एक से अधिक बार डिवाइड करके क्या करता है, नए केंद्रक का निर्माण करता है। और जब नए केंद्रक का निर्माण करेगा तो फिर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन करके फिर क्या करेंगे, नए संतति का निर्माण कर देंगे। यही प्लाज्मोडियम और मलेरिया में जो मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम और मलेरिया में पाया जाता है। फिर आपको आगे लेकर चलते हैं बडिंग के बारे में। विखंडन बता दिया, अब दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, बडिंग, मुकुलन। आपको विखंडन पढ़ा दिया, अब उसकी लैंगिक जनन की दूसरा प्रकार है मुकुलन। तो आइए मुकुलन के बारे में समझते हैं। देखिए हाइड्रा का नाम आपने सुना है ना, है कि जनक कोशिका के किसी बाहरी भाग से क्या होता है, एक कलिका निकलती है। ये बाहरी भाग है, इससे क्या है, एक कलिका निकलती है। और इससे आउट ग्रोथ यानी कि बाहरी सतह पर वृद्धि होता है, वो क्या करता है, ग्रोथ करके वृद्धि कर करके एक कलिका का निर्माण करता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये कलिका अपने जनक से क्या करता है, अलग होकर के नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। अब मान लीजिए जो मुकुलन है, इसमें मुकुलन जनक कोशिका की सतह पर एक कलिका निकलती है और कलिका प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियों तक अपने जनक के साथ रहती है और के साथ साथ वृद्धि और विकास करती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने जनक से अलग होकर नए संतति का निर्माण। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए हाइड्रा है, निडेरियन आप कह सकते हैं। निडेरियन में हाइड्रा जो होता है उसमें क्या होता है कि जब उसमें अलैंगिक जनन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जनक कोशिका की सतह पर एक आउटग्रोथ निकलता है, वृद्धि होती है, कलिका निकलती है।
जब तक वो कलिका जब तक प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं अपने जनक के साथ अटैच रहती है, जैसे उसी के उनके साथ साथ क्या होता है उसका वृद्धि और विकास होता है। जैसे वो क्या होता है तो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं अपने जनक से अलग होकर के, मान लीजिए ये क्या है अभी तक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो यही आपको समझा दे रहे प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है वृद्धि और विकास करने लगती है। ऐसे मान लीजिए ये क्या है वृद्धि और विकास की है, और वृद्धि और विकास करते हैं जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये क्या करता है अपने जनक से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रा। इसमें हमने बताया कि जो हाइड्रा होता है निडेरियन होते हैं उसमें मुकुलन कैसे होता है, उसके अपने जनक के उस हाइड्रा है इसके एक जनक से की सतह से एक आउटग्रोथ निकलती है या कलिका निकलती है। वो कलिका प्रतिकूल परिस्थितियों तक अपने जनक के साथ रहती है और वृद्धि एवं विकास करती है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है ये कलिका क्या करती है अपने जनक से अलग होकर के एक नए हाइड्रा या एक नए संतति का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं मुकुलन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।